आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज गुडविल का जो वैल्यू है, ख्याति का मूल्य और पूंजी संचय की राशि को आप ज्ञात करोगे। ये क्वेश्चन में जब परचेज करने की बात कह रहे थे तो वहाँ पर भी मैंने कहा था कि गुडविल को भी परचेज करेंगे और कैपिटल रिजर्व को अब फाइंड आउट करना है कि कैपिटल रिजर्व की जो राशि है वो कैसे कितनी है। गुडविल आपको पता है कि आप फिक्सली कुछ एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि हाउ मच द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो हम उसको कैलकुलेट करने का एक थोड़ा सिंपल तरीका बताते हैं कैसे होती है कि जो आपकी गुडविल है वो किसे करेंगे, सामान्यतः व्यवसाय क्रय करने के समझौते में, व्यवसाय क्रय करने का जो आपका एग्रीमेंट है उसमें क्रय की गई ख्याति यानी कि गुडविल, चाहे वो बैलेंस शीट में दिखाई गई हो या नहीं, सहित विभिन्न संपत्तियों अथवा दायित्वों को क्रय करने हेतु पुस्तक मूल्य अथवा परस्पर तय मूल्य स्पष्ट दिए होते हैं। तो गुडविल की जो अमाउंट है, चाहे वो आपके बैलेंस शीट में है या नहीं है, उसको उसी रेट पर आप परचेज करोगे। अगर उन्होंने कोई एग्रीड वैल्यू डिसाइड कर ली है वेंडर कंपनी ने, बेचने वाली कंपनी ने, तो आप वो वैल्यू लेके जाएंगे। अदरवाइज जो आपकी वैल्यू है गुडविल की वो जो विक्रेता कंपनी निर्धारित करती है आपको उसी पे ही लेना पड़ेगा। परंतु संभव है कि व्यवसाय क्रय समझौते में विक्रेता के व्यवसाय की ख्याति का पुस्तक मूल्य अथवा तय मूल्य स्पष्ट रूप से नहीं दिया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उसकी जो वैल्यू है गुडविल की वो नहीं दे रखी होगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में व्यवसाय क्रय समझौते में विक्रेता के व्यवसाय की ख्याति के परिकलन हेतु उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ही ख्याति का मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, कि जो इंफॉर्मेशन सेलर दे रहा है उसी के आधार पर आप अपनी जो गुडविल है उसके अमाउंट को कैलकुलेट करोगे। तो कभी कभी क्या होता है कि परचेज कंसिडरेशन में राशि दी हुई होती है और ऐसी स्थिति में परचेज कंसिडरेशन की राशि में से गुडविल के अलावा क्रय की गई शुद्ध संपत्तियों का मूल्य घटा देने से जो आधिक्य शेष रहता है वह ख्याति का मूल्य मान लिया जाएगा। कई बार अब देखिए परचेज कंसिडरेशन, सपोज परचेज कंसिडरेशन एग्जाम्पल भी दे रखा है, लेके चलते हैं। जैसे इसमें दे रखा है, मान लीजिए कि बैलेंस शीट के आधार पर विभिन्न संपत्तियों और लायबिलिटी को खरीदते समय जो फर्म है, जो कि एग्जाम्पल दे रखा था ए एंड बी, व्यवसाय की परचेज कंसिडरेशन 15 लाख तय हो गया है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में विक्रेता व्यवसाय की ख्याति का क्रय मूल्य क्रय प्रतिफल यानी कि 15 लाख में से माइनस करेगा जो क्रय की गई शुद्ध संपत्तियों का मूल्य है। ठीक है, उसमें से माइनस कर देगा। जैसे इसमें 13,80,000 भी है, माइनस करा 3 लाख, तो ख्याति का मूल्य कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 15 लाख में से 10,80,000 माइनस कर दोगे, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ अ गुडविल इज 4,20,000। पर आप इसको तब निकाल सकते हो जब क्वेश्चन में आपको 15 लाख वैल्यू, दैट मीन्स योर परचेज कंसिडरेशन इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, तभी निकाल सकते हो। अगर नहीं है तो आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, पर क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से आपको क्वेश्चन में दे ही रखा होगा कि गुडविल अगर है तो परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट ज़रूर दी गई होगी। तो इसी तरह से आपकी जो गुडविल है, गुडविल का मूल्य इज इक्वल टू क्रय प्रतिफल की राशि का क्रय की गई शुद्ध संपत्तियों के तय मूल्य पर आधिक्य होगा। एक्सेस है, एक्सेस ओवर नेट एसेट्स। ठीक है, इसी तरह सेकंड है आपका कैपिटल रिजर्व, पूंजी संचय। अब कैपिटल रिजर्व में कैसे है कि यदि क्रय प्रतिफल की राशि यानी कि परचेज कंसिडरेशन की जो अमाउंट है क्रय की गई, खरीदी गई नेट एसेट्स के तय मूल्य से कम है। अगर एक्सेस है दैट मीन्स दिस इज अ पार्ट ऑफ गुडविल। अगर वो कम है तो ऐसी सिचुएशन में व्यवसाय विक्रेता के व्यवसाय को खरीदने में जो ऋणात्मक ख्याति होती है, ऐसी स्थिति में ऋणात्मक ख्याति को ही वो कैपिटल रिजर्व कहते हैं। अगर सपोज, जैसे हम इसी को रिवर्स कर देते हैं, सपोज परचेज कंसिडरेशन 15 लाख है। ठीक है, हम कहते हैं कि परचेज किया है उसने 10 लाख में। ठीक है, अब सपोज यही लिख देते हैं हम कि परचेज किया उसने बिजनेस 10 लाख में। ठीक है, और जबकि नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 10,80,000। तो जो 80,000 है, क्योंकि आपने बिजनेस जो है कम में खरीद लिया जबकि जो एसेट्स थी वो ज़्यादा की थी, तो यानी कि जो ये नेगेटिव में है,
नेगेटिव गुडविल है तो नेगेटिव गुडविल को क्या कहते हैं? कैपिटल रिजर्व, ऋणात्मक ख्याति को पूंजी संचय कहते हैं। तो इस प्रकार से जो पूंजी संचय है क्रय की गई शुद्ध संपत्तियों के तय मूल्य का क्रय प्रतिफल की राशि पर अधिक्य होता है। ठीक है, आपकी क्योंकि ये नेगेटिव गुडविल है और आपको इसको एक एज अ कैपिटल रिजर्व लेके चलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विक्रेता को भुगतान, पेमेंट टू द वेंडर। अब आपने अब तक तो परचेज कंसिडरेशन का जो अमाउंट है वो निकाल लिया है, अब पेमेंट करनी है। तो कंपनी द्वारा व्यवसाय खरीदने पर, जब कंपनी किसी दूसरी कंपनी का व्यवसाय खरीदती है तो विक्रेता को पूरे क्रय प्रतिफल, पूरे परचेज कंसिडरेशन या उसके एक भाग का भुगतान नगद में किया जाता है। ठीक है, अ पार्ट ऑफ पेमेंट इज पेड टू कैश। और क्रय प्रतिफल की शेष राशि के लिए व्यवसाय विक्रेता को विक्रेता कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर या डिवेंचर्स पर दे सकता है या कोई संपत्ति दे सकता है। कैसे? देखिए, सपोज जैसे बिजनेस, इसी को एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज उसने बिजनेस 10 लाख का खरीद लिया है। ठीक है, 15 लाख का था, 15 लाख का खरीदा, उसने पेमेंट कर दिया तो उतना एक्सेस हमने गुडविल निकाली। सपोज जैसे हमने 15 लाख का बिजनेस खरीदा है, अब वो क्या करता है कि 15 लाख नहीं पे कर रहा, वो कहता है मैं 5 लाख आपको कैश में दे देता हूँ और 10 लाख के लिए मैं आपको, या तो आप इक्विटी शेयर होल्डर बन जाइए, चाहे वो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन जाइए, या फिर मैं आपको डिबेंचर्स इशू कर देता हूँ, अलॉट कर देता हूँ, या फिर मैं कोई अपनी ही संपत्ति आपको दे देता हूँ। तो पेमेंट वेंडर को इस तरह से किया जाता है। अब क्योंकि चालू व्यवसाय को क्रय करने के लिए यदि नई कंपनी का समामेलन किया जाता है, यानी कि आपने कोई नई कंपनी ही बना ली है, तो नई स्थापित क्रेता कंपनी पहले जनता में, वही सेम प्रोसीजर है, इश्यू ऑफ अ शेयर, जनता में अपने अंशों एवं ऋण पत्रों को निर्गमन करके धनराशि प्राप्त करती है और उसके बाद व्यवसाय विक्रेता को क्रय प्रतिफल की पूरी राशि या आंशिक राशि का भुगतान नकद में कर देगी। तो पेमेंट करने का तरीका है कि अगर ऑलरेडी रनिंग में कोई बिजनेस है, वो दूसरे बिजनेस को खरीद रहा है, ठीक है, तब उसके ऊपर है कैसे, क्योंकि जब वो पेमेंट कर रहा है तो कैश में तो कर रहा है, पर अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है उस कंपनी की, वर्तमान में भी काम कर रही है, तभी तो वो उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर या डिबेंचर्स इशू कर सकता है या कोई एसेट देगा। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में नहीं है तो अगर वो, और दूसरे तरफ अगर वो उस बिजनेस को परचेज करने के लिए किसी नई कंपनी को बनाता है, स्थापित करता है, तो उस कंपनी को, नई स्थापित कंपनी को पेमेंट करने के लिए पहले अपनी पूरी नई कंपनी को बनाने के लिए जो प्रोसेस है वो फॉलो करनी पड़ेगी। शेयर्स इशू करेगा, डिबेंचर्स इशू करेगा, धनराशि प्राप्त करेगा, फिर जो धनराशि मिलेगी उससे पेमेंट करेगा वो विक्रेता को। ठीक है, विक्रेता को क्रय प्रतिफल की पूरी राशि कर सकता है या फिर वो आंशिक राशि का भी भुगतान कर सकता है। तो दीज आर द प्रोसेस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। क्लियर है यहाँ तक?